की आवाज होते ही वहां पार्किंग लॉट के अंधेरे कोनों से बहुत सारे सूट पहने गुंडे निकल आते हैं और ये फैंग और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर लिू किंगयांग का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो ये फैंग की तरफ देखते हुए एक घमंडी हंसी के साथ कहता है कि ये फैंग, तेरी सच में हिम्मत कैसे हुई कि तू सिर्फ 2 कचरे लोगों को लेकर मुझे छोड़ने बाहर आया। अब मुझे ही पहले तुझे इस दुनिया से छोड़कर आना पड़ेगा। इस एटीट्यूड को देखकर ये फैंग के साथ खड़ा शिया हाओ आगे आता है। वो बिल्कुल शांत आवाज में ताना मारते हुए कहता है कि यंग मास्टर लिू, हमारे यंग मास्टर ने तो बड़े आराम से आपको यहां तक छोड़ दिया, पर आप हैं कि खुद जानबूझकर बंदूक की नली के आगे खड़े हो रहे हैं। अब अगर हमारे यंग मास्टर थोड़े रूड होते हैं तो बाद में उन्हें दोष मत देना। अपने मन ही मन शिया हाओ लिू किंगयांग की इस बेवकूफी पर हंसता है और सोचता है कि यंग मास्टर ये ने सब कुछ इतना ऑब्वियस कर दिया है, फिर भी ये घटिया इंसान उन्हें बेवकूफ समझने की भूल कर रहा है। सच में ये अपनी मौत को खुद दावत दे रहा है। शिया हाओ की बातें सुनकर लिू किंगयांग चिढ़ जाता है और चिल्लाता है कि रूड। वो गुस्से में हंसता है और ये फैंग की तरफ इशारा करके कहता है कि ये बेवकूफ आखिर मेरा कर ही क्या लेगा। पर उसके आगे बोलने से पहले ही ये फैंग शांति से अपना पैर जमीन पर रखता है और हल्के से दबाता है, और उस हल्के से दबाव से ही एक जबरदस्त धमाका होता है और पार्किंग लॉट का ठोस कंक्रीट फर्श किसी कच्चे आटे की तरह टूटकर बिखर जाता है। जमीन फटती है और कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े हवा में उड़ते हुए सीधा जाकर उन गुंडों को लगते हैं। एक ही झटके में वो सारे खतरनाक गुंडे बेजान होकर जमीन पर ढेर हो जाते हैं। और ये नजारा देखकर लिू किंगयांग की हंसी उसके गले में ही अटक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो डर के मारे चिल्लाता है, कैसे, ये कैसे मुमकिन है। वो घबराते हुए ये फैंग की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि ये फैंग, तू बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था, तू सच में पूरी तरह ठीक हो चुका है ना। और उसकी फटी हुई हालत देखकर ये फैंग कहता है कि क्या अब जाकर तेरी समझ में आया। ये फैंग अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाता है और एक कोल्ड आवाज में बोलता है कि अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर वो अपनी एक उंगली नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए चिल्लाता है कि मेरे आगे घुटने टेक दे। और ये फैंग की आवाज में ऐसी ताकत और दबाव होता है कि लिू किंगयांग की टांगें कांपने लगती हैं और वो ना चाहते हुए भी ये फैंग के आगे घुटनों पर गिर जाता है। वो पसीने से तरबतर होकर डर से सोचता है कि ये कैसा खौफनाक प्रेशर है। क्या सच में ये फैंग अब मार्शल वेनरेबल रेलम तक पहुंच चुका है। तभी ये फैंग अपने आसपास एक खतरनाक ऑरा रिलीज करता है। उसकी आंखें लाल होती हैं और वो कहता है कि मेरे सवालों के जवाब सीधे सीधे दे तो शायद मैं तेरे इस शरीर को जिंदा छोड़ दूं। इस मौत के सामने भी लिू किंगयांग अपना बचाव ढूंढने की कोशिश करता है। वो डर से कांपते हुए सोचता है कि नहीं, मुझे किसी तरह कैप्टन चू फंग को ये खबर देनी ही पड़ेगी। वो जल्दी से अपनी पॉकेट में हाथ डालकर फोन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही सेकंड क्रैक की आवाज आती है और उसके हाथ में पकड़ा हुआ फोन ये फैंग की एनर्जी से हवा में ही चकनाचूर हो जाता है। ये फैंग उसके पास आकर बोलता है कि इस हालत में भी मैसेज भेजने का सोच रहा है। तुझे सच में लगता है तेरे पास अब बचने का कोई चांस बचा है। और बिना एक पल रुके ये फैन जोर से एक लात मारता है और लिू किंगयांग जमीन पर गिरता है। और उसके बाद ये फैन गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि बकवास बंद कर और बता, लिू फैमिली के पीछे आखिर किसका हाथ है, कैपिटल का वो यंग मास्टर जो या फिर वो लोन वुल्फ। ये फैन का गुस्सा और बढ़ जाता है जब वो पूछता है कि तेरी लिू फैमिली के अलावा ज़्वानवू वॉर जोन में मेरे दूसरे भाई पर और किस किस ने हमला किया था। लेकिन जमीन पर पड़ा हुआ लिू किंगयांग बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी एक घिनौनी हंसी हंसता है। उसकी आंखों में घमंड अभी भी बाकी होता है। वो हंसते हुए कहता है, ये फैन, क्या तुझे लगता है कि बस तेरे ठीक होने से तू इस पूरी बाजी को अकेले पलट देगा। सपने देखना छोड़ दे। वो घमंड में सोच रहा होता है कि नॉर्थ वेस्ट वॉर जोन से वो बड़ा खिलाड़ी लोन वुल्फ बहुत जल्द यहां पहुंचने वाला है और तब तेरी इस ये फैमिली की आखिरी रात होगी। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो ये फैन की बीवियों पर भी कमेंट करने लगता है। वो हंसते हुए कहता है कि तेरे मरने के बाद तेरी उन बीवियों की बहुत बुरी हालत होने वाली है। कितने ही सारे मर्द उनका ध्यान रखने के लिए लाइन में खड़े हैं। इस घटिया बात पर ये फैन का पेशेंस लेवल टूट जाता है। अचानक ये फैन के हाथ से एक नीली एनर्जी निकलती है और 7 स्टार्स सोल एनाइलेटिंग क्लॉ टेक्निक से वो सीधा लिू किंगयांग का सर पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। हवा में लटकता लिू किंगयांग दर्द से बिलबिलाता है और चिल्लाता है, आह, तू तू मेरे साथ क्या कर रहा है। मेरा सर बहुत बुरी तरह फट रहा है। लेकिन ये फैन बोलता है कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू इस 7 स्टार्स सोल एनाइलेटिंग क्लॉ टेक्निक का पहला शिकार बन रहा है। दोस्तों, ये एक ऐसी भयानक सीक्रेट टेक्निक है जो ड्रैगन पैटर्न रिंग से जुड़ी हुई है। ये टेक्निक इंसान के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके सामने वाले की पूरी मेंटल पावर पर कब्जा कर लेती है और सीधा उनके दिमाग के अंदर जाकर उनकी आत्मा और रूह को बुरी तरह टॉर्चर करती है। इस तकनीक के असर से लिू किंगयांग के दिमाग के परखच्चे उड़ने लगते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आह, प्लीज मुझ पर थोड़ा रहम करो, ये बहुत दर्द कर रहा है। पर यह फैन बिना किसी रहम के फिर वही सवाल दोहराता है कि बोल,
कैपिटल में बैठे उस जो फैमिली के अलावा ल्यू फैमिली के पीछे और कौन कौन छिपा है, और उन्हें मेरी ये फैमिली से आखिर चाहिए क्या? दिमाग के फटने के दर्द से बचने के लिए ल्यू किंग यांग रोते हुए सच उगलने लगता है। वो चिल्लाकर बोलता है कि बाकियों का मुझे नहीं पता, पर इस प्रोविंशियल कैपिटल की ल्यू फैमिली और मेरी ल्यू फैमिली इस सब में शामिल थे। वो कब कपाटी छूटती आवाज में बताता है कि हमने नॉर्थ वेस्ट वॉर जोन के कैप्टन चू फंग से कॉन्टैक्ट किया था। हमें नहीं पता कि वो किसके इशारे पर काम कर रहे थे, पर वो लोग पक्का मिलिट्री से थे। उसकी आंखों से पानी निकलने लगता है और वो गिड़गिड़ाता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। पर ये फैन उसे और जोर से दबाता है और कहता है कि बोलते रह। क्या तुझे सच में लगा कि इतनी सी रत्ती भर इन्फॉर्मेशन से मैं तुझे छोड़ दूंगा? जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा ल्यू किंग यांग जल्दी से बोलता है कि और कैपिटल का वो यंग मास्टर जो भी शामिल है, उसके पीछे शायद एक और बहुत ही खतरनाक और ताकतवर संस्था है जिसे होली एनवॉय ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वो लोग असल में एक नक्शे या मैप की तलाश में है। ये फैन चौंक कर कहता है, होली एनवॉय ऑर्गेनाइजेशन? उसे ये नाम सुनकर काफी कुछ समझ आने लगता है। ल्यू किंग यांग दर्द से छटपटाते हुए बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने सब तुम्हें बता दिया है, प्लीज अब मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके गुनाह की सजा देना तो अभी बाकी था। ये फैन अपने हाथ से झटका देता है और सीधे उसकी एनर्जी लाइंस यानी उसके मेरिडियंस पर अटैक करता है ताकि वो जिंदगी में दोबारा कभी कल्टीवेशन न कर पाए। मेरिडियंस के फटते ही ल्यू किंग यांग पार्किंग लॉट में एक दिल दहला देने वाली चीख मारता है, आह मेरे मेरिडियंस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेरिडियंस तबाह करने की? और आगे से ये फैन उसे फेंक देता है जैसे कोई रास्ते पर पड़ा कचरा हो। और जमीन पर गिरा ल्यू किंग यांग अपनी जिंदगी की उम्मीद खोता देखकर जोर से चिल्लाता है कि मार दे मुझे, ये फैन, अगर तुझमें सच में हिम्मत है तो मुझे अभी मार दे। लेकिन तभी ये फैन उसके सामने झुकता है और जमीन पर पड़ा एक तेज धार वाला नाइफ अपने हाथ में उठा लेता है। नाइफ को घुमाते हुए बोलता है कि मैं सच में तुझे यहीं जान से मारना चाहता हूं, पर यहां एक और इंसान है जो तुझे मारने के लिए मुझसे भी कहीं ज्यादा बेताब बैठा है। ये कहते हुए ये फैन घूमता है और वो तेज धार वाला चाकू ल्यू वू यांग की तरफ बढ़ा देता है। वो उससे कहता है कि यंग मास्टर ल्यू, ये लो, आज अपना अधूरा बदला पूरा कर लो। और अपनी पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार करने वाला ल्यू वू यांग उस नाइफ को देखता है और खुश होते हुए कहता है, शुक्रिया यंग मास्टर। ये नाइफ उसके हाथ में आते ही ल्यू किंग यांग की आंखें फटी रह जाती हैं। उसका घमंड डर में बदल जाता है और वो रोते हुए चिल्लाता है, ल्यू वू यांग, तू तू ये क्या कर रहा है? हम तो सगे भाई हैं, तू मुझे ऐसे जान से नहीं मार सकता। पर ल्यू वू यांग एकदम स्पीड से आगे बढ़ता है और जोर से चिल्लाता है, भाई, इस दिन को देखने के लिए मैंने पूरी एक उम्र इंतजार किया है। और वो उस नाइफ को ल्यू किंग यांग के ऊपर चला देता है। और यहां पर चैप्टर खत्म होता है। और तब तक के लिए